नमस्कार। एमपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम साक्षात्कार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की सरकार वर्तमान में जिस तरह से वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही है, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि तमाम वित्तीय परिस्थितियों पर एक कड़ी निगरानी रखी जाए और कैसे मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अपनी तमाम परिस्थितियों को पर जो है निगरानी भी रखता है, नियंत्रण भी रखता है और सरकार का जो लेखा जोखा है उसका भी वो पूरा ख्याल रखता है। इसीलिए तमाम मसलों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष श्री हिम्मत कोठारी साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। सम्मानीय श्री हिम्मत कोठारी साहब का चेहरा बहुत ही जाना पहचाना है। मध्य प्रदेश की जनता की सेवा उन्होंने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी की है। कई बार वो अपनी भूमिकाएं निभाते आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता भी श्री हिम्मत कोठारी जी कहे जाते हैं और वर्तमान में संवैधानिक पद के तौर पर वो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है किस तरह से वो मध्य प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियों पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं और उनका क्या विश्लेषण है। सम्मानीय कोठारी साहब, सबसे पहले तो क्या वर्तमान दौर में मध्य प्रदेश किस तरह की वित्तीय परिस्थितियों से गुजर रहा है और वित्त आयोग पूर्ण रूप से अपनी निगरानी की भूमिका को कैसे अदा कर रहा है? देखिए, अभी तो राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। सरकार अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रही है नियंत्रण में लेने के लिए। हमारे राज्य वित्त आयोग का जो काम है वो काम यह है कि हमारे संविधान के अंदर 3 सरकार की व्यवस्था है। एक है केंद्र सरकार, दूसरी है राज्य सरकार और तीसरा है स्थानीय सरकार। जब राजीव गांधी के समय पंचायती एक्ट केंद्र सरकार ने बनाया, उस समय पंचायतों का गठन हुआ उसके बाद में, और ये जो तीसरी सरकार है इसके संबंध में हमारा काम है। सरकार उसको कहते हैं जो टैक्स लगाने का जिसको अधिकार है, टैक्स वसूल करने का भी जिसको अधिकार है। और ये जो संस्थाएं हैं, चाहे नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, जनपद, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मूलभूत सुविधा इनको आम आदमी को इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से मिलती है। जैसे सड़क, पानी, बिजली, सफाई, ये इन्हीं के माध्यम से मिलती है। और जनता से सीधा संपर्क भी होता है क्योंकि सब लोग वहीं के स्थानीय रहने वाले हैं, जनप्रतिनिधि भी वहीं के रहने वाले और जनता भी उन्हीं के क्षेत्र में रहने वाली है और मूलभूत सुविधा भी देना इनका काम है। तो ये इन संस्थाओं के पास बहुत महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं और इसलिए उनके आर्थिक स्रोत एक तो 2 प्रकार के स्रोत हैं। एक तो सरकार अनुदान देती है, विभिन्न योजनाओं में केंद्र सरकार, राज्य सरकार राशि देती है, और एक उनका जो स्रोत होता है आय का, वो होता है वो टैक्स लगाने का अधिकार है और टैक्स वसूल करने का भी अधिकार है। जैसे जल कर लगाते हैं, संपत्ति कर लगाते हैं, अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो सफाई के लिए भी वो टैक्स लगा सकते हैं, उनको अधिकार है। तो वो इस प्रकार से टैक्स लगाकर और उससे वसूल करके भी वह मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हमारे आयोग का जो महत्वपूर्ण काम यह है कि हम सरकार से वित्तीय स्थिति की जानकारी लेते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति क्या है, आपकी इनकम के क्या कितनी है, सोर्स क्या है, और स्थानीय जो सरकार है, नगर निगम, नगर पालिका, इनके अध्यक्ष से अधिकारियों से बातचीत करते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आपको और कितना अधिक धन की आवश्यकता है और किस काम के लिए, और कोई विशेष प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आपको कितनी राशि चाहिएगी, उसकी उनके से जानकारी लेते हैं। और फिर हम ये निर्धारण करते हैं कि हमारा आयोग इस प्रकार की रिकमेंड करता है कि सरकार की कर से, शुल्क से और अन्य प्रकार से जो आई है उसमें से कितना प्रतिशत राशि वो नगरीय निकाय को दे और कितनी राशि वो पंचायतों को दे, इसकी रिकमेंड हम करते हैं। उसी के आधार पर सरकार निर्णय भी करती है। विशेष कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी हम रिकमेंड करते हैं। विशेष कोई स्थान है जहाँ जैसे कि कोई धार्मिक स्थान है, कोई पर्यटक के हिसाब से महत्वपूर्ण स्थान है,
कोई यहाँ ही धार्मिक आयोजन होते हैं, कहीं सांस्कृतिक आयोजन विशेष करके होते हैं, वहाँ पर जो लोग आते हैं उनको मूलभूत सुविधाएं देना पड़ती है। उसके लिए भी हम रिकमेंड करते हैं कि सरकार को कि आप इनके लिए विशेष आयोजन के लिए दें, और उनकी आवश्यकता पूछकर उसी के हिसाब से हम फिर अपने आयोग में सारी बात का उल्लेख करते हैं। अभी वर्तमान में हमारा आयोग का कार्यकाल पहले 31 जनवरी तक था, परंतु जीएसटी जो लगा है उसमें स्टेट के सेल टैक्स से प्रवेश कर आदि टैक्स उसमें मर्ज हो गए, मनोरंजन कर ये सब मर्ज हो गए। तो पहले तो हम स्टेट के पिछले साल की आमदनी से 10-12% आय बढ़ेगी, इसके अनुपात के हिसाब से हम आय का आकलन करके उसके हिसाब से रिकमेंड करते थे। पर हम जीएसटी से विभिन्न बातें सुनी जा रही है, ये आ रही बात भी सामने आ रही कि 30% बढ़ेगी, कभी रहता कि डबल हो जाएगी। तो हमने सितंबर में ही वित्त विभाग के पीएस प्रमुख सचिव को बुलाया था और उनसे आग्रह किया था कि आप हमको आपका आय का जो आंकड़ा है वो बताएं। तो उनका कहना था कि ये जीएसटी के बाद में हम मार्च के बाद ही आपको सारा आंकड़ा दे पाएंगे। तो इसीलिए हमने सरकार से सितंबर में आग्रह कर दिया था कि हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए। उसी आधार पर ये 3 महीने का कार्यकाल बढ़ा है। अब हमको मार्च के अंदर, मार्च खत्म होने पर अप्रैल के प्रथम या सेकंड वीक में सारी जानकारियाँ सरकार दे देगी, उसी के आधार पर हम फिर बनाएंगे। उसमें जो हमारा आधार होता है, एक तो क्या होता है जनसंख्या हमारा आधार होता है, फिर हमारा आधार होता है कि क्षेत्रफल कितना है, जैसे इंदौर का ही। अब इंदौर में अभी जो क्षेत्रफल बड़ा है तो डबल हो गया है लगभग। नगर निगम का जो क्षेत्रफल बड़ा है, वार्ड बड़े हैं और उसके हिसाब से उनका डबल हो गया है। तो आबादी तो पहले छोटे से क्षेत्र में ज़्यादा आबादी थी, अब बड़े क्षेत्र में भी आबादी कम है। अब उन गाँव को भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना है जो मर्ज हुए हैं। तो हमारा जो होता है आधार, एक तो जनसंख्या होता है, क्षेत्रफल होता है, फिर अनुसूचित जाति जनजाति जो गरीब वर्ग है वो भी एक आधार होता है। किसी क्षेत्र में अगर वो ज़्यादा संख्या उनकी है तो उनको ज़्यादा अनुदान दिया जाए, ये हमारा काम है और हम अप्रैल में रिपोर्ट बनाकर सरकार को दे देंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में था, चूंकि देश में नई एकल टैक्स प्रणाली शुरू हुई है, यानी कि जीएसटी का जिक्र आपने किया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो क्या माना जाए ये जीएसटी लागू होने के बाद ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा आकलन बन सकता है कि मध्य प्रदेश की वित्तीय जो स्थिति है उसमें सुधार होगा, आय भी बढ़ेगी सरकार? निश्चित रूप से केंद्र सरकार के अभी जो आंकड़े आ रहे हैं और जो संकेत मिल रहा है उससे आय बढ़ेगी। और ये क्योंकि जीएसटी में जो व्यवस्था वो है कि आपकी आय से बढ़ेगी वो सारा आपको अनुपात मिलेगा और उतना नहीं मिलेगा तो केंद्र सरकार देगी। पर निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि जीएसटी के माध्यम से सरकार को जो राशि मिलेगी, जो पिछले टैक्स कलेक्शन में कुछ भी 40-50% राशि ज़्यादा मिलेगी। बड़ी बात है। यहाँ पर किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार आने वाले दिनों में अपने कदम बढ़ाएगी और मध्य प्रदेश की सरकार के खजाने में कैसे इजाफा होगा, कुछ इसकी चिंता करता है राज्य वित्त आयोग। आगे बढ़ते हैं। वैसे एक सवाल मेरे जहन में था, जैसे जैसे देश काल समय परिस्थिति बदलती है वैसे वैसे लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव आता है। वर्तमान में जो सरकार चल रही हैं, अब जो है सरकारें अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन से ज़्यादा उन योजनाओं के प्रस्तुतिकरण पर खर्च करती हैं और जो विकास के जो तमाम पैमाने हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। तो ऐसे में कितना मुश्किल कितना आसान हो जाता है, और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष होने के नाते आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में विकास की परिभाषा भी समय के साथ बदली है? देखिए, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। बिल्कुल। लोग सरकार से सुविधा चाहते हैं और ये देखा गया है कि लोगों को टैक्स देने में ज़्यादा ऐतराज़ नहीं है। टैक्स जो देते हैं उसका अगर सदुपयोग होता है और वो दिखाई देता है, लगता है लोगों को कि हम जो टैक्स दे रहे हैं उसके कारण से हमको मूलभूत सुविधा, बुनियादी सुविधाएं मिल रही है और सरकार बेहतर काम कर रही है, तो निश्चित रूप से लोग टैक्स देने में भी उनको कोई ऐतराज़ नहीं होता है और वो देते हैं। और अब तो सारा सिस्टम भी बदल गया है। सिस्टम इस तरीके से बदल गया है कि सरकार की आय भी बढ़ रही है, सरकार लोगों की आमदनियाँ भी बढ़ रही है
और इसके कारण से भी आवश्यकताएं बढ़ रही है लोगों की। परंतु इसमें एक अंतर और भी आ रहा है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई भी बढ़ी है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत तो जहाँ अमीर आदमी अमीर हुआ है, उसको ज़्यादा सुविधा चाहिए, वो राशि देने के लिए भी तैयार है। मैं एक ऐसा वर्ग है जिसके पास न मूलभूत सुविधा है, न उसके पास देने के लिए राशि है। तो सरकारों को दोनों प्रकार के लोगों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो दे सकते हैं उनसे लेना है, और जिनको जो गरीब तबका है उसको मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना है, उसको आर्थिक मदद भी करना है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी उसको मदद करना है। तो अब पैमाने काफ़ी बदले हैं। अब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी है, और राजनीति में भी आप देखें तो सरकारों के काम करने के ढंग भी बदल गए। अब ज़्यादा मदद दो, ज़्यादा राशि दो, और उसके आधार पर राजनीतिक गणित जोड़ भी लगाए जाते हैं, वो पैमाने भी बदले हैं। और अगर हम ये कहें कि पहले और आज के समय में जो बदलाव आया है, वो बदलाव यह है कि सारी व्यवस्थाएं अब धीरे धीरे अर्थ प्रदान हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। अर्थ प्रदान मैंने ऐसा नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी अर्थ प्रदान आया, सामाजिक व्यवस्था में भी अर्थ प्रदानता आई है, और राजनीति में भी आया। पहले जो राजनीति थी वो कार्यकर्ता प्रधान राजनीति थी, अब अर्थव्यवस्था प्रधान राजनीति हो गई है। चिंता का विषय इसी प्रकार, हाँ, बहुत बड़ी चिंता का विषय, एक बहुत बड़ा बेसिक अंतर आया। पहले कार्यकर्ता ही पर्ची बनाता था, कार्यकर्ता ही पर्ची बांटता था, प्रचार प्रसार की सामग्री खुद बनाता था, लगाता था, ये सारी व्यवस्थाएं उस समय थी। तो कार्यकर्ता का बहुत महत्व था। अब सारा मैनेजमेंट होने लगा है, और वो भी पैसे के बल पे होने लगा है। कुछ काम सरकारें कर रही है, और सरकार भी चुनाव जीतने, चाहे राजनीति में भी सब लोगों के पैमाने बदल गए हैं। क्योंकि अब जो पैमाना है राजनीति का यह है कि राजनीति में सत्ता में अगर आना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की, या तो सरकार में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दो, और विपक्ष में हो तो घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों को आश्वस्त करो, और फिर उसके लिए टैक्स लगाना हो, कुछ भी करना हो करो। ये सारी व्यवस्थाएं बदली है, तो लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई है। और एक तरह से कहे तो ये प्रचार प्रसार का युग है, करो कम बताओ ज़्यादा, विलासिता ज़्यादा है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं बदल गई। हमारे ज़माने में अर्थ का महत्व नहीं था, कार्यकर्ताओं का महत्व था। तो सारी व्यवस्थाएं बदली है। ठीक बात है। यानी कि कहा ही जा सकता है कि इस बदलते दौर की राजनीति में धीरे धीरे जो बदलाव आ रहा है, वो जहां एक और चिंता का भी विषय है, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष भी हैं श्री हिम्मत कोठारी जी, जो कि अपनी बेबाक बात रख रहे हैं और बदलते युग की बदलती राजनीति की परिभाषा को भी अभिव्यक्त कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मेरे जहन में था, चूँकि मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार है, नए मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उन्होंने हाल ही में किसानों के लिए कर्ज माफ़ी की है, एक बड़ा तोहफा किसान वर्ग को दिया है। आपको लगता है ऐसे वित्तीय हालातों में जब सरकार कर्ज माफ़ी कर देगी तो वित्तीय संकट और बढ़ना है और चुनौतियां बढ़ना है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कोई नया कर फिर लगाना होगा, या जो सबसे बड़ा राजस्व जहां से प्राप्त होता है आबकारी से, क्या उस पर फिर एक बार नए करों की जो है भरमार होने वाली है? किस तरह से आप इसका आकलन देखते हैं? आपने सही बात कही है। जी जी। कांग्रेस पार्टी ने और कमलनाथ जी ने, क्योंकि अध्यक्ष थे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, उन्होंने किसानों से और कई लोगों से वादे किए, कई प्रकार के वादे किए। अब सरकार बन गई है तो वादे पूरा करना है, जल्दी भी करना है, इसलिए कि केंद्र का चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसलिए जल्दी वादे पूरा करना है। इसलिए अगर हम अभी देखें तो लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कमलनाथ जी जरा फास्ट चल रहा है, तेजी से चल रहा है। तो किसानों के उन्होंने 10,000 करोड़ के कर्जे माफ़ किए हैं, वादा उनको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वादा उन्होंने किया है। अब रहा है कि अभी तो वर्तमान में ऐसे भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है मध्य प्रदेश सरकार की, तो राज्य सरकारें नोट नहीं छापती है, उनको कोई ये अधिकार नहीं है कि वो नोट छाप दे। राज्य सरकार इस हाथ से लेती है, इस हाथ को देती है और व्यवस्था में लगाती है। तो जहाँ वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जहाँ पर आपको काफ़ी, अगर आप देखिए कांग्रेस का घोषणा पत्र, तो इतने वादे हैं कि उन वादों को सरकार कैसे पूरा करेगी, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। और भविष्य का
में क्या होगा ये तो भविष्य में आकर बताया जा सकता है। जी जी जी। मैंने इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा था अभी महीने भर पहले जी जी जी। कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो घोषणा पत्र निकालती। जी। घोषणा पत्र निकालते समय वो कोई आकलन ही नहीं करते कि वो जो घोषणाएं कर रहे हैं उनको पूरा करने में एक मुश्त राशि कितनी खर्ची होगी और प्रतिवर्ष कितना लोड आएगा। तो वो तो क्या है, चुनाव जीतना है, अभी तो कर दो घोषणा, अभी तो घोषणा पत्र निकाल दो, वचन पत्र निकाल दो, निकाल देते हैं। बाद में क्या पता चलता है, कभी जैसे अब ऋण मुक्ति के समय में भी संबंध में भी पहले आया कि 30,000 करोड़ होगा, फिर आया कि 40,000 करोड़ होगा, फिर 50,000 करोड़ होगा, आप कह रहे कि 55,000 करोड़ होगा। तो अब केंद्र कांग्रेस ने या किसी पार्टी, सभी पार्टियों की स्थिति एक्चुअली ये होना चाहिए कि आप जो घोषणा कर रहे हैं, यही बात तो मैंने लिखा है कि घोषणा करने के पहले, अपने वचन पत्र में डालने के पहले या घोषणा पत्र में डालने के पहले वो ये बताए कि इस वादे को पूरा करने में उनको कितना बोझ आएगा, आर्थिक बोझ आएगा, सरकार को वित्तीय कितना बोझ आने वाला है और उसकी व्यवस्था वो कैसे करेंगे, एक में उससे कितना बोझ आएगा और प्रतिवर्ष कितना आएगा। जैसे तनख्वाह बढ़ा देंगे, संविदा शिक्षकों को या संविदा कर्मचारियों को परमानेंट कर देंगे, या इतने लाख लोगों को नए रोजगार के भर्ती देंगे, तो उस पर एक मुश्त कितना लोग बोझ आएगा और प्रतिवर्ष कितना बोझ आएगा, और उसकी वित्तीय व्यवस्था वो कैसे करेंगे, ये एक होना चाहिए। मुझे मैंने एक किसी पार्टी के घोषणा पत्र को देखकर ये तो आकलन कर लिया कि ये देंगे, पर वो कहाँ से देंगे, उसके बारे में कहाँ से लेंगे। बिल्कुल 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 लेंगे तो सही, ये बात सुनिश्चित है और ये इसके बिना होगा ही नहीं। कांग्रेस अगर अपना वचन पत्र पूरा करती है तो भारी टैक्स लोगों पर लगाना पड़ेंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी। दो रास्ते हैं, एक तो ये, एक तो टैक्स लगाए, एक दूसरा रास्ता तो वो अपनाएंगे। अब कितनी मितव्ययिता करते हैं और राजस्व की जो वसूली है उसमें जो लीकेज है वो कितना रोकते हैं, ये भविष्य के गर्भ में। एक तो उसको रोककर जो बचत करके और टैक्स लगा के अब कैसे व्यवस्था कांग्रेस पार्टी करती है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु ये जरूर है कि वचन पत्र के वादे पूरे करने में कांग्रेस को टैक्स भी लगाना पड़ेंगे, जो लीकेज है उसको भी रोकना पड़ेंगे, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जो सम्मानीय श्री हिम्मत कोठारी साहब कह रहे हैं, एक चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि सरकार बनने से पहले जब राजनीतिक दल बड़े बड़े घोषणा पत्र, वचन पत्र तैयार करते हैं तो उसमें बड़े पुलिंदे होते हैं वादों के, इरादों के, लेकिन जब उसे अमली जामा पहनाने की बारी आती है, क्रियान्वित करने की बारी आती है, तो सवाल उठता है जेब का, वित्तीय परिस्थिति का। तो ऐसे में लेखा जोखा भी तैयार होना चाहिए, ताकि राजनीतिक दल ये जो तमाम वादे कर रहे हैं उसकी पूर्ति वो कैसे करेंगे, उसका लेखा जोखा भी जो है कहीं ना कहीं पारदर्शी रूप से सामने आना चाहिए जनता के समक्ष, मतदाताओं के समक्ष। आगे बढ़ते हैं साहब, साक्षात्कार में एक सवाल मेरे जहन में था। आपका व्यक्तित्व ऐसा माना जाता है राजनीति के क्षेत्र में कि आप बहुत अनुशासन प्रिय हैं, आप पार्टी की रीति नीति के साथ में चलने वाले राजनेता रहे हैं, और आपको सरकार चलाने के साथ साथ संगठन का भी जो है गहरा अनुभव रहा है। ये कितना आपके काम आ पाता है, और क्या भारतीय जनता पार्टी में अब राजनीति में जो परिवर्तन आ रहा है उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस समय हम राजनीतिक क्षेत्र में आए, जी जी जी, मैंने जनसंघ ज्वाइन की, जिस समय छात्र राजनीति से निकलकर, उस समय हमने ये सपना नहीं देखा था कि हम विधायक बन जाएंगे, सरकार हमारे बन जाएगी, मंत्री बन जाएंगे, सुविधा मिलेगी, ये कोई सपना नहीं देखा था। लक्ष्य ही और हमको तो ठाकरे जी राजनीति में लाए। वो ऐसे कहें तो राजनीति मेरे गुरु हैं। उनका जो जीवन हमने देखा, त्याग तपस्या वाला, और देश के प्रति जो उनका सोच था, प्रदेश के प्रति, जनता के प्रति जो उनका सोच था, उसको देखकर ही हम राजनीतिक क्षेत्र में आए। उस समय हमारा एक ही सपना था कि लोगों के लिए काम करना है, पार्टी के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, प्रदेश के लिए काम करना है। और उस समय कोई लोभ था मन में, न कोई पद की चाह थी। उस दौर में हम आए, जब हम जेल गए मीसा के अंदर, मीसा से जब बाहर निकले, तभी ठाकरे जी ने यही कहा था कि
शून्य से हमको शुरू करना है। उस समय हालात ऐसे थे कि शून्य से शुरू करना है। जी जी। तो हम उस जमाने की राजनीति के ठाकरे जी की मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं। अपने हमने जो सपना देखा था वो ये देखा था कि हमारा प्रदेश समृद्ध बने, हमारे प्रदेश के लोग समृद्ध बने, उनकी जो मूलभूत सुविधा उनको जो मिलना चाहिए वो सरकार उनको दे, और देश हमारा तरक्की करे, देश दुनिया का सिरमौर बने। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते जो आज बदलाव देख रहा हूँ, बहुत बेसिक अंतर आ गया है। जैसे पहले भी मैंने आपको कहा कि पहले कार्यकर्ता प्रधान पार्टियां होती थी, अब राजनीति करने के लिए अर्थ की बहुत आवश्यकता होने लगी। अब सारी राजनीति जो है अर्थ प्रधान हो गई है। तो एक बेसिक परिवर्तन तो ये आया है। और इसके कारण से ये हुआ कि कार्यकर्ता की जो पूछ परख, कार्यकर्ता से जो दिली संबंध पहले होते थे उसमें कमी आई है। बेसिक वो आज न वो संबंध है, न वो दिली लगाव है, और न जुड़ाव है। आडंबर आ गया है। हाँ, आडंबर भी आया है और बदलाव भी आया है। और बदलाव इसीलिए आया कि जब अर्थ प्रदान हो जाएगा तो आडंबर हो जाएंगे और ये आत्मीयता खत्म हो जाएगी। तो एक बेसिक अंतर इसमें आया है। और ये बदलाव कोई बीजेपी में आया है या कांग्रेस में, ऐसा नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियों में देख लीजिए आप कि ये बहुत बेसिक बदलाव आया है। और इसके कारण से नैतिकता के मापदंड भी टूट रहे हैं। पहले जो नैतिकता के मापदंड थे, जो लोगों के जहन में भी था, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ताओं के जहन में भी था कि हमको नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए राजनीति करना है, उसमें भी जो है उसमें भी कमी आई है। और कई बार ये चिंता लगती है कि ये जो एक बदलाव आ रहा है ये हमको कितना नीचे ले जाएगा। ठीक बात है, कैसे पता कितना इसका हम कहाँ जाके रुकेंगे, और इसका खामियाना प्रदेश को, देश को कितना भुगतना पड़ेगा, ये एक हमारे लिए चिंता का विषय है। अब वक्त बताएगा कि सारी परिस्थितियाँ क्या बनती है। परंतु राजनीतिक क्षेत्र में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि नैतिक मूल्यों की रक्षा और शुचिता और ईमानदारी को प्रधानता देना आज भी राजनीतिक पार्टियों का दायित्व है, वो दें। और सत्ता ही हमको हर हालत में मिलना चाहिए, ये लक्ष्य पार्टियों का नहीं होना चाहिए। आज ये हो गया कि हमको सत्ता वापस लेना है या हमसे चली गई तो वापस लेना है, ये जो लक्ष्य बनाकर उस दिशा में काम हो रहा है, मैं ये मानता हूँ कि इसकी जगह लोगों को ध्यान में रखकर राजनीतिक क्षेत्र में भी नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए राजनीति करने का पैमाना होना चाहिए। तभी आने वाले समय में सुधार हो सकता है। और ये एक पार्टी कोई करेगी तो नहीं होगा, ये सब पार्टियां अगर ये एक धारणा बना के काम करेंगे तो ये सुधार होगा, और तभी हमारा देश और ज़्यादा तेज़ी से नैतिक प्रगति भी कर सकेगा और आर्थिक प्रगति भी कर सकेगा। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात यहाँ पर सम्मानित श्री हिम्मत कोठारी जी ने कही है, क्योंकि जिस तरह से अर्थप्रिय राजनीति हो रही है, अर्थप्रिय कार्यकर्ता बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देश को नैतिकता के मामले में पतन की ओर ले जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। आज का हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि हम निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए, ना कि किसी भी तरह के आर्थिक प्रलोभन को देखते हुए हम राजनीति के क्षेत्र को चुने। ये बहुत चिंता का विषय है और मुझे ऐसा लगता है एक पत्रकार होने के नाते कि तमाम राजनीतिक दलों को इस पर गहन विचार मंथन करना होगा, एक पैमाना तय करना होगा, और इस आडंबर भरे युग में भी हमें राजनीति को शुचिता की दिशा में ले जाना होगा। ऐसा कुछ कहना है सम्मानित श्री हिम्मत कोठारी साहब का। सर, आप मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, इस भूमिका को कैसे आप याद करते हैं? उस दौर में कैसे गृह मंत्रालय चलाया, कितना मुश्किल कितना आसान था, और आज जब अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है तो कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं? पूर्व गृह मंत्री होने के नाते आपके मन की बात क्या है? देखिए, हर सरकार के समय अपराध हुए हैं। जी। अपराध करने वाला अपराध करता है, परंतु अपराधी जल्दी पकड़ा जाए और उसको सजा मिले उसके अपराध की, ये सरकार का दायित्व रहता है, और उस दायित्व को सरकार को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अभी वर्तमान में भी और पहले भी जी अपराध हो रहे थे। उसके पीछे जो मैं मूल कारण मानता हूँ वो है आर्थिक विषमता, बेरोजगारी। बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी। आर्थिक विषमता बहुत तेजी से बढ़ी है, अमीर और अमीर हुआ है। जो अभी आंकड़े आए थे कि हमारे देश के
10 बड़े पूंजीपति है, उनकी जो धन संपदा है वो कितनी तेजी से बढ़ी है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक तरफ जो संपन्न है वो लोग और संपन्न हुए हैं, और एक तरफ जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं, और इसके कारण से भी अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। और अगर आप अपराधी जो अपराध हो रहे हैं उसका विश्लेषण अगर करें तो उसमें यह बात प्रमुखता से आएगी कि लोभ से, लालच से और कुछ व्यक्तिगत आर्थिक कमी के कारण लोग अपराध कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे लिए चिंता का विषय है, और ये तभी हो सकता है जबकि ये जो गरीब और अमीर के बीच की खाई है इसको पाटा जाए। बिल्कुल ठीक बात। उसको पाटने के लिए सरकार के स्तर पर भी हो प्रयास और समाज के स्तर पर भी हो, तभी ये आर्थिक ये अपराधों में कमी आ सकती है। और एक मेरा जो हमने भी अभियान चला है, मैं ये भी मानता हूँ कि ये बढ़ती आबादी, हम जब आज़ाद हुए तब हमारा देश 30 करोड़ का था, आज लगभग हम 130 करोड़ के हो गए। मैं ये मानता हूँ कि सभी समस्याओं की जड़ अगर कोई है तो ये बढ़ती हुई आबादी, इसके कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके कारण से अपराध बढ़ रहे हैं, इसके कारण से कृषि भूमि कम होती जा रही है। अभी 2 दिन पहले मैंने आंकड़ा पढ़ा कि 20% कृषि भूमि कम हो गई है। शहरों का विस्तार हो रहा है, शहरों का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये सब जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण भी ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। और कहीं ना कहीं जनसंख्या का नियंत्रण तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना कोई रास्ता ही नहीं है। उसके 2 रास्ते, एक तो ऐच्छिक और एक कानून बनाकर। ऐच्छिक जितने भी प्रयास हुए ये देखा गया है कि अब वो सफल नहीं हुए। अभी मैं हमारे ज़िले की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सरकार ने जो परिवार नियोजन कराने के जो लक्ष्य दिए थे वो आधे भी पूरे नहीं हुए। और इस मामले में कुछ समाज के अंदर, कुछ वर्ग के अंदर भ्रांतियाँ हैं, और गलत भ्रांतियाँ हैं। जितना छोटा परिवार होगा सुखी परिवार का जो पहले स्लोगन चलता था वो सही भी है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। आज भी हम देखें कि जो छोटे परिवार हैं वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देते हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर देते हैं, पर जो गरीब परिवार है न बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं न वो चिकित्सा करा पाते हैं। तो अपराध नियंत्रण के लिए भी ये आवश्यक है, और अन्य कारणों से भी ये आवश्यक है कि आबादी भी नियंत्रण में हो। और दूसरा कारण है कि आर्थिक विषमता को हम कम करें, और इसमें नैतिक शिक्षा देने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात। लोगों को नैतिक शिक्षा भी देना पड़ेगा, हमारे धर्मगुरु देते हैं, समझाते भी हैं, उसको भी। और जी, ये सब अभी देना पड़ेगी, तभी ये अपराधों में कमी आ सकती है। बहुत बड़ी बात, बहुत गहरा संदेश बातों ही बातों में सम्माननीय श्री हिम्मत कोठारी साहब ने दिया है। और एक ज़माना था, एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज एक ऐसा दौर है, एक ऐसे मुहाने पर आकर हमारा हिंदुस्तान देश खड़ा हो गया है जहां अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और निचले स्तर पर जा रहा है। यानी कि खाई को पाटने की आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था को और सुचारू रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है, तभी सही मायनों में सुरक्षित समाज का नारा बुलंद हो पाएगा, अपराधियों पर लगाम लग पाएगी और अपराधों का आंकड़ा भी कम हो पाएगा। सब साक्षात्कार में जाते जाते मध्य प्रदेश की जनता के लिए, एमपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए क्या खास संदेश आप देंगे? मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष तो आप हैं ही, बल्कि एक सूझबूझ भरे राजनेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं। सम्माननीय श्री हिम्मत कोठारी साहब का क्या है खास संदेश? एमपी न्यूज़ चैनल जी हमेशा जनता के लिए सोचता है, जी जी, जनता के हित की बात करता है, जी जी, और जनता के मुद्दे उठाता है। मैं देखता हूँ आपका चैनल को, जी जी, बहुत सी बातें सरकार तक जी जी, आपके माध्यम से पहुँचती है कि कहाँ क्या कमी है, ये सब आपके माध्यम से पहुँचती है। तो आज के समय में है जो न्यूज़ चैनल है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की स्थिति में है और कर भी रहे। एमपी न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ने अपने लिए विचार नहीं किया, आप पूरे समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए विचार करते हैं। आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं। जी जी, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ और यही अपेक्षा करूँगा कि आप जिस ध्येय के लेकर इस क्षेत्र में आए हैं
निश्चित रूप से आपके ध्येय के कारण जनता का फायदा होगा और आपका जो ध्येय है वो भी पूरा होगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप थे सम्मानीय श्री हिम्मत कोठारी साहब, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं, एक सुलझे हुए राजनेता भी हैं और बातों ही बातों में देश को सही दिशा में ले जाने का जज्बा भी उनकी बातों से परिलक्षित हो जाता है और कई गहरे संदेश आज के समाज के लिए, आज के नौजवानों के लिए श्री हिम्मत कोठारी जी देते हैं और राजनीति के बदलते स्वरूप को लेकर चिंता भी वो यहाँ पर अभिव्यक्त करते हैं। एक बात जी जी, पुलवामा हमारे जो सैनिक पर जो आतंकवादियों ने हमला किया, हमारे करीब 47 अफसर और जवान शहीद हो गए हैं। उसके कारण से पूरे देश ने एक स्वर में आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का एक अपना विचार प्रधानमंत्री जी के सामने रखा था। लोग बड़े गुस्से में थे, लोगों की अपेक्षा भी थी कि मोदी जी निश्चित रूप से कोई कदम उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी। और कल रात को हमारे जाबाज सेना के जवानों ने जो आतंकवादी अड्डे थे वहाँ पर जो हमला किया और उनको नेस्तनाबूद किया है, इसके लिए मैं हमारे जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। सारा देश उनका आभार मान रहा है। हमारे देश के जवानों ने कभी भी हमारे देश का सर नीचा नहीं होने दिया। हर संकट में उन्होंने सफलता हासिल की है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि आपने जो कहा वो करके दिखाया है, परंतु अब हमको और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है और ज़्यादा समर्पण भाव से काम करने की आवश्यकता है और ज़्यादा देश की एकता को बनाए रखने के लिए, सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए हमको सबको मिलकर काम करना है, ताकि दुश्मन के इरादे किसी भी स्थिति में हमको तोड़ नहीं पाए और वो सफल नहीं हो पाए। मैं पुनः सेना को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे खास बातचीत के लिए भी आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। भारतीय वायु सेना को भी सलाम करते हैं, जिन्होंने दुश्मन देश पाकिस्तान को उसकी कायराना हरकत का करारा जवाब दिया है। एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट साक्षात्कार में आज इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक और जानी मानी हस्ती के साथ। तब तक दीजिए इजाजत और लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़। नमस्कार।